तो दोस्त चलिए लेकर के आए हैं आपके लिए आज रैपिड सेट नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, जो लोग एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, ये वीडियो उनके लिए ही है। और इस रैपिड सेट 5 में दोस्त 20 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, जिसकी संभावना है कि एएलपी टेक्नीशियन की जो सीबीटी होगी उसमें आने की। ठीक है, इसलिए दोस्त बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा। ठीक है, और अगर इसका पीडीएफ अगर लेना होगा तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, बता देंगे आपको वीडियो के लास्ट में भी कहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है नहीं करना है। ठीक है, वैसे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है इसी चैनल के नाम से, तो वहां पे आप टेस्ट दे सकते हैं। चलिए अभी क्या करते हैं कि ये रैपिड सेट 5 जो है उसमें 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, उससे देख लेते हैं एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमको संबंध बताना है, सही संबंध कौन सा है। पहला देख लीजिए, पहला कहा जा रहा है कि दूरी जो होगा वो ग्रेटर देन है विस्थापन से, मतलब दूरी बड़ा हो सकता है विस्थापन से। क्या यह सत्य है? या दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि दूरी छोटा है विस्थापन से। या तीसरा नंबर कहता है कि दूरी जो होगा वो बड़ा या बराबर हो सकता है विस्थापन के। या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि दूरी छोटा या बराबर हो सकता है विस्थापन के। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है ये सही है, ये हमको चुनना है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि दोस्त विस्थापन 0 हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकता है अगर थोड़ा भी मूवमेंट अगर करते हैं तो। लेकिन अगर आप दूरी परिवर्तन कर लेते हैं तो विस्थापन आपका 0 हो सकता है। कहीं से घूम करके आइए, उसी स्थान पे आकर रुक जाइए, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना कि आपका विस्थापन 0 हो सकता है, लेकिन दूरी कभी 0 नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि या तो दूरी जो होगा वो विस्थापन के बराबर होगा या विस्थापन से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ग्रेटर देन या बराबर हो सकता है। तो इसमें जो होगा बराबर या बड़ा जो होगा दूरी, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि दूरी जो होगा वो बड़ा या बराबर हो सकता है विस्थापन के। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि केपलर के कक्षा के नियम के अनुसार, यानी केपलर साहब ने जो ग्रह के गति का नियम दिया था उसके अनुसार क्या है कि हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य की ग्रह की कक्षा किस पर स्थित रहती है। ठीक है, ये आपको बताना है कि किस पर स्थित रहती है। जितने भी ग्रह जो है क्या होते हैं कि चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो किस पे स्थित रहता है यही इसमें कहा जा रहा है। पहला देख लीजिए, पहला कह रहा है कि कक्ष में केंद्र में मतलब स्थित रहता है। दूसरा नंबर आपको दे दिया है इसमें कि किसी एक पर फोकस रहता है। या तीसरा नंबर कहता है कि दोनों पर फोकस रहता है। या चौथा नंबर कहता है कि अर्ध लघु कक्ष के साथ ही कहीं भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी ग्रह जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जितने भी ग्रह होते हैं वो किस पे फोकस करते हैं, किसी एक पर फोकस करके रखते हैं जो सूर्य होता है। सूर्य पे ही क्या करता है, सभी ग्रह फोकस करके उसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, केपलर साहब ने यही बात कही थी कि जितने भी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर क्या है कि चक्कर लगाते हैं सूर्य को फोकस करके। ध्यान रखिएगा, तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, किसी एक पर क्या होता है कि फोकस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है इसमें कि जब क्षेत्रफल घटता है, जब मान लीजिए कि क्षेत्रफल घटता है तब क्या होता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन कहता है कि दाब बढ़ जाता है। या दूसरा नंबर आपको कहता है कि दाब घट जाता है। या तीसरा नंबर दाब स्थिर रहता है। चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि दाब में परिवर्तन निर्धारित नहीं किया जा सकता है। दोस्त होगा क्या? ठीक है, क्या होगा? और क्षेत्रफल जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, क्षेत्रफल घटेगा कब घटेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए, आपको अगर दाब का फॉर्मूला अगर याद होगा, प्रेशर का फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से इसको मार सकते हैं। दाब का फॉर्मूला P बराबर जो होता है क्या होता है, P बराबर F/A होता है। F क्या है, फोर्स है, A क्या है कि क्षेत्रफल है। तो देखिएगा बट्टा में क्षेत्रफल है ना, तो यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब दाब अगर बढ़ता है तो क्षेत्रफल क्या होगा कि घटेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब जो है क्या होगा कि घटेगा, उल्टा होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल जैसे ही घटेगा तो उल्टा हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि दाब बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, दाब बढ़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि स्थिर
वेग से गतिमान दो पिंड क्या करते हैं कि आपस में टक्कर करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा चीज जो है इसमें संरक्षित रहता है, यही हमको बताना है। ठीक है, तो आप अगर पढ़े होइएगा 9th क्लास में या 11th क्लास में कि दो पिंड है, दो पिंड आपस में टक्कर करता है, टक्कर करने के बाद क्या होता है, उसका कौन सा चीज संरक्षण रहता है, समवेग संरक्षण रहता है, समवेग चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। समवेग क्या होता है कि संरक्षण रहता है। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक ड्राइवर है, ठीक है, एक ड्राइवर ट्रक ड्राइवर है, क्या करता है कि लाइट पोल एक सामने लगा होता है, वो जाकर के खंभे में ठोक देता है। कितनी बल से ठोकता है, 100 न्यूटन बल से गाड़ी को खंभे में लेकर के ठोक देता है। ठीक है, तो कार पर कितना बल लगेगा खंभे के द्वारा, यह कहा जा रहा है। ठीक है, पहला देख लीजिए, पहला नंबर कहा जा रहा है कि 100 न्यूटन का बल लगेगा, दूसरा 10 न्यूटन का, तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है 150 न्यूटन का, चौथा कहा जा रहा है 200 न्यूटन का। दोस्त कितने न्यूटन का बल लगेगा, ध्यान रखिएगा। कार ड्राइवर था, जाकर के खंभे पे ठोक दिया, खंभे पर कितना फोर्स लगा, 100 न्यूटन का, तो खंभे द्वारा गाड़ी पर कितना न्यूटन का बल लगेगा, ध्यान रखिएगा 100 न्यूटन का ही बल लगेगा। फर्स्ट नंबर कैसे लगेगा ये भी जान लीजिए। न्यूटन के थर्ड लॉ तो पढ़े होइएगा। न्यूटन के थर्ड लॉ क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही ना होती है। अगर जितना बल आप किसी दूसरे वस्तु पर लगाइएगा उतना ही बल जो है वो आप पर लगाएगा। ठीक है, तो ठीक प्रतिक्रिया होता है, विपरीत प्रतिक्रिया, जितना बल लगाइए उतना। तो 100 न्यूटन के बल से अगर खंभे को, पोल को अगर ठोक रहा है गाड़ी, तो पोल भी 100 न्यूटन का बल जो है गाड़ी पर ही लगाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, ये न्यूटन के थर्ड लॉ से 100 न्यूटन ही क्या होगा कि करेक्ट मेरा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि बर्फ का क्या है कि एक टुकड़ा है, उसको क्या किया जाता है कि एल्युमिनियम के ब्लॉक पर रख दिया जाता है एक टुकड़े को, और वही सेम टुकड़ा को दोस्त क्या है कि प्लास्टिक के ब्लॉक पर रख दिया जाता है। अब दोनों का ब्लॉक का टेम्परेचर सेम है, समान ही टेम्परेचर है, लेकिन अब स्टेटमेंट बताना है आपको कि क्या सही हो सकता है। पहला स्टेटमेंट देखिए, कहा जा रहा है इसमें कि एल्युमिनियम के ब्लॉक पर जो बर्फ रखी हुई है वो तेजी से पिघल जाएगी, क्या यह सही स्टेटमेंट है? या दूसरा नंबर कहा जा रहा है आपको कि प्लास्टिक के ब्लॉक पर जो बर्फ रखी है वो तेजी से पिघलेगी? या तीसरा नंबर कहा जा रहा है आपको कि दोनों ब्लॉक पर बर्फ जो है समान रूप से तेजी से पिघलती रहेगी? या चौथा नंबर कहा जा रहा है कि प्लास्टिक पर जो है ब्लॉक जो रखी हुई है बर्फ का वो नहीं पिघलेगी? दोस्त होगा क्या, देखिए पिघलेगा तो जरूर, लेकिन क्या होगा कि कोई तेजी से पिघलेगा, कोई धीरे पिघलेगा, लेकिन कौन तेजी से पिघलेगा ये जान लीजिए। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। एल्युमिनियम के ब्लॉक पर जो बर्फ का रखा होगा बॉल, वो क्या होगा कि तेजी से पिघलेगा। क्यों पिघलेगा? क्योंकि देखिए प्लास्टिक और अगर एल्युमिनियम का हम कंपेयर कर ले तो एल्युमिनियम क्या होता है कि वो सुचालक होता है, ताप का या विद्युत का ये सुचालक होता है, तो उस पर टेम्परेचर क्या होगा कि हमेशा चलता हुआ रहेगा, है ना, सुचालक होगा, उसमें चालन होते रहेगा, जिसकी वजह से बर्फ जो रखी होगी वो तुरंत पिघलना शुरू करेगी। लेकिन प्लास्टिक पे क्या होता है कि प्लास्टिक विद्युत का चालन नहीं करता है, वो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, या ताप का कुचालक होता है, उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अगर पिघलेगा तो ये एल्युमिनियम पे रखी हुई बर्फ का ब्लॉक ही पिघलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को निम्नलिखित में से किस प्रकार माना जा सकता है? जी हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग को, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव को क्या मान सकते हैं हम? पहला देख लीजिए, पहला कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग मान सकते हैं, या दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि अनुधर्ज तरंग मान सकते हैं, या अनुप्रस्थ अनुधर्ज दोनों मान सकते हैं, या चौथा नंबर कहता है न तो अनुप्रस्थ मान सकते हैं न तो अनुधर्ज मान सकते हैं। दोस्त होगा क्या? तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है दोस्त, वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्यों होती है ये जान लीजिए, क्योंकि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव वो अनुप्रस्थ की गति करती है, इसलिए अनुप्रस्थ तरंगे होगी। ध्यान रखिएगा, अनुप्रस्थ की गति करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि डाल्टन के सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत क्या नहीं समझा सका था? जी हाँ, डाल्टन के सिद्धांत अगर पढ़ी होइएगा तो आपको पता होगा कि डाल्टन का सिद्धांत में डाल्टन साहब ने क्या समझाने में असमर्थ थे। पहला देख लीजिए, पहला कह रहा है कि गैस के आयतन को समझाने में असमर्थ थे, या दूसरा नंबर द्रव्यमान के संरक्षण, या तीसरा नंबर कह रहा है कि रासायनिक दर्शन, या चौथा नंबर कह रहा है कि अविभाज्य परमाणु। किसे समझाने में डाल्टन साहब असमर्थ थे, नहीं समझा सके थे? ध्यान रखिएगा, आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त।
ये फर्स्ट नंबर गैस के आयतन का व्याख्या नहीं कर पाए थे डाल्टन साहब ने अपने सिद्धांत में। उनका यह मानना था कि जितने भी तत्व होते हैं, सभी तत्व क्या होता है कि अलग अलग होते हैं, सभी तत्व जो होते हैं उन सभी का द्रव्यमान जो होता है ये अलग अलग होता है, जबकि ये सच नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसको जो है किसने समझा दिया था? गे लुसाक ने इसका अपना सिद्धांत देकर के इसे समझा दिया था कि नहीं, सभी तत्व का द्रव्यमान एक अलग अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये गैस वाले का बात बता रहे हैं। ठीक है, तो गैसीय आयतन को उन्होंने नहीं समझा पाया था ढंग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त कहा जा रहा है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा जाता है। जी हाँ, क्षैतिज पंक्ति में अगर आवर्त सारणी है तो उसको क्या कहेंगे, ये इसमें कहा जा रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला कहा जा रहा है इसमें कि आवर्त कहते हैं, या दूसरा नंबर समूह कहते हैं, या तीसरा नंबर जो है श्रृंखला कहते हैं, चौथा नंबर पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, आपको करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त। ये श्रृंखला कहते हैं। थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, श्रृंखला। जान लीजिए कि आवर्त सारणी में जो होता है वो 12 श्रृंखलाएं होती है जो क्षैतिज में होती है। तो क्षैतिज पंक्ति को श्रृंखला कहते हैं, इसमें 12 श्रृंखला होती है। एक ऊर्ध्वाधर होता है जिसमें क्या होता है कि 8 समूह मौजूद होते हैं। तो कभी कभी आपको ऊर्ध्वाधर पूछ देगा या ऊर्ध्वाधर में समूह की संख्या पूछ देगा, तो 8 समूह की संख्या होता है। क्षैतिज में ध्यान लीजिए श्रृंखला में होता है 12 श्रृंखलाएं होती है। तो ये पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है सबसे अधिक उष्मीय ऊर्जा होगी। जी हाँ, उष्मीय ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होगी? पहला देख लीजिए, पहला नंबर कहा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो है उसमें ऊर्जा अधिक हो सकता है, या दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस लोहे का ऊर्जा हो सकता है, या तीसरा नंबर 50 डिग्री सेल्सियस पर दूध का उसमें ऊर्जा अधिक होगा, या चौथा नंबर आपको दे दिया है कि 26 डिग्री सेल्सियस पे चॉकलेट का उसमें ऊर्जा अधिक होगा। दोस्त इन चारों में से किसमें सबसे अधिक उसमें ऊर्जा होगा? ध्यान रखेगा, आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या 50 डिग्री सेल्सियस पे दूध का क्या होगा कि उसमें ऊर्जा अधिक होगा, क्योंकि वो लिक्विड है। लिक्विड में क्या होता है ना कि उसमें ऊर्जा अधिक होता है। लेकिन पानी देखिए, पानी यहां 0 डिग्री सेल्सियस दे दिया है, लेकिन इसी के कंपेयर में अगर आ जाता 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, तो पानी करेक्ट हो जाता है। पानी में अधिक उसमें ऊर्जा होता है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ये दूध ही मेरा क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श गैस का समीकरण का मतलब पालन करता है? आदर्श गैस का समीकरण कौन है यह बताना है। तो पहला देख लीजिए, पहला कहा जा रहा है कि M बराबर D इंटू RT बाई P। क्या यह आदर्श गैस का समीकरण है? या दूसरा नंबर आपको कहता है M बराबर DRT बाई V, ये है। या तीसरा नंबर PV इक्वल टू NRT, या चौथा नंबर दे दिया है कि M बराबर VRT बाई P। दोस्त आदर्श गैस का समीकरण क्या है? इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, PV इक्वल टू NRT। ये आइडियल गैस का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। देखिए इस सभी का अगर आपको PDF लेना है तो टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे ही आपको क्या करेंगे कि हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और टेस्ट देने के लिए एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। या आप क्या कीजिएगा कि जो चैनल का नाम है उसी चैनल के नाम से प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा, आपको एप्लीकेशन आ जाएगा, वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं डाउनलोड करके। न समझ में आए तो ध्यान रखिएगा, ये नंबर देख रहे हैं, इस पे जो है मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल्स बता दी जाएगी। तो किसी भी समय आप उसको डाउनलोड करके टेस्ट देखिए। शाम में 7 बजे से होती है। तो आज जो क्या है कि आज टेस्ट नहीं होने वाला है, फिर कल से न्यू टेस्ट स्टार्ट होगा। जैसे कि 59 था, पिछले दिन स्टार्ट हुआ था, आज शाम 7 बजे तक के जो है वो टेस्ट चली थी। अब क्या है कि आज एक्टिव नहीं है, फिर कल क्या होगा कि एक्टिव होगा शाम 7 बजे से, अब फिर चलेगी। जो लोग रेगुलर है वो जानते हैं अच्छी तरह से कि कब टेस्ट एक्टिव होता है, कब टेस्ट एक्टिव नहीं होता है। जब भी हम स्कोर कार्ड लेकर के आते हैं तब टेस्ट एक्टिव हो जाता है। स्कोर कार्ड जैसे ही नहीं लाते हैं, जैसे कि ये सेट रैपिड सेट लेकर के आए, तो टेस्ट एक्टिव नहीं करेंगे। जब भी आपका टेस्ट लेकर के आते हैं, स्कोर कार्ड लेकर के आते हैं, तब टेस्ट को एक्टिव करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है क्षार धातु नहीं है। ठीक है, क्षार धातु नहीं है। पहला देख लीजिए, पहला कह रहा है कि मैग्नीशियम, दूसरा दे दिया है रुबिडियम, तीसरा नंबर देख लीजिए कहता है सोडियम, और चौथा नंबर कहता है सीजियम। दोस्त इन चारों में से कौन जो है क्षार धातु नहीं है? ध्यान रखिएगा, हम आपको बताते हैं करेक्ट आंसर। ये मैग्नीशियम क्या है कि क्षार धातु
में नहीं आता है, ठीक है, तो ये क्षार धातु नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है पीसीबी का पूरा नाम क्या है। किसके टर्म में कह रहा है, ये रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के टर्म में कहा जा रहा है, ठीक है। अगर केमिस्ट्री के टर्म को छोड़ दे तो पीसीबी का कुछ और मीनिंग निकल जाता है, लेकिन चलिए हम वो भी मीनिंग आपको बता देंगे, हो सकता है कि पूछ दे, लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में पहले जान लीजिए। ये केमिस्ट्री के टर्म में पीसीबी क्या होता है, पहले देख लीजिए। पहला कहा जा रहा है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, क्या ये होता है, या दूसरा नंबर आपको दे दिया है पॉली क्लोरेनेट बाइफिनाइल, क्या ये होता है, या तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि पॉलीकेमिकल बाइफिनाइल ये होता है, या चौथा नंबर आपको दे दिया है प्राइमरी केमिकल बैक्टीरिया, क्या ये होता है पीसीबी का फुल फॉर्म। ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री के अगर टर्म में हम चलते हैं, पीसीबी का फुल फॉर्म देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या पॉलीक्लोरेनेट बाइफिनाइल, ये करेक्ट मेरा आंसर होगा, ठीक है, अगर केमिस्ट्री के टर्म में चले। यही अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में चलते रह, ठीक है, सर्किट के टर्म में चलते रह, इलेक्ट्रिक के टर्म में चलते, तब पीसीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो आप सर्किट देखते होइएगा, ठीक है, मदरबोर्ड ये सब सर्किट वो प्रिंटेड होता है, तो वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। पहले से उसमें लिखा होता है कि कितना डायोड लगाना है, कितना जो रेजिस्टेंस लगाना है, वो पहले से प्रिंट होता है, बस उस पर सोल्डरिंग करके उसको लगा दिया जाता है। तो पीसीबी का फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में अगर जाइएगा तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि दोनों में से कोई पूछ दे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पीने के पानी में कहता है किस आयन की अधिकता की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात कर रहा है। पीने में पानी जो पीने के लिए होता है उसमें किसकी मात्रा अधिक हो जाए तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होने की संभावना रहती है। पहला नंबर देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम आयन की अधिक मात्रा बढ़ जाने से हो सकती है, या दूसरा नंबर कह रहा है कि इसमें कॉपर आयन की मात्रा बढ़ जाने से, या तीसरा सल्फेट आयन का, या चौथा नंबर कह रहा है कि नाइट्रेट आयन के। किस आयन का बढ़ने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होने की संभावना होती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं करेक्ट आंसर, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, नाइट्रेट आयन। अगर पीने के पानी में जान लीजिए कि नाइट्रेट आयन की मात्रा अगर बढ़ जाए तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होने की संभावना होती है। अब समझ लीजिए थोड़ा सा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है एक तरह का बीमारी होता है, एक तरह का बीमारी होता है। जब बच्चा क्या करता है ना कि पानी पीता है भरपूर मात्रा में, तो पानी में अधिक मात्रा क्या होता है कि ये नाइट्रेट आयन होने की वजह से ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्यों हो जाती है, क्योंकि शरीर में ये नाइट्रेट जाता है, तो नाइट्रेट क्या होता है ना कि नाइट्राइट्स में बदल जाता है। ध्यान रखिएगा नाइट्राइट में बदल जाता है, जिसके वजह नाइट्राइट की मात्रा जो है जान लीजिए कि 50 ppm से अगर अधिक होता है तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होने की संभावना होती है। इसमें होता क्या है जान लीजिए कि हीमोग्लोबिन में ये जाकर के मिल जाएगा आपको। हीमोग्लोबिन में जाकर मिलने के बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा को ये घटा देता है, नाइट्रेट जो होता है इसको, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि आपका शरीर जो होता है वो शरीर का त्वचा धीरे धीरे जो है ब्लू यानी कि नीला कलर होने लगता है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। किसकी उपस्थिति की वजह से, ये नाइट्रेट आयन की वजह से। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि कैक्टस में कांटे डैश के कारण होते हैं। जी हाँ, कैक्टस देखे होइएगा, कैक्टस एक पौधा होता है जो क्या होता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र जहां होते हैं वहां पे, या उष्मीय क्षेत्र कहिए, वहां पे क्या होता है कि कैक्टस उगते हैं। तो उसमें कांटे जो होते हैं, कैक्टस में क्या होते हैं, कांटे मौजूद होते हैं। तो वो कांटे किसकी वजह से होता है, पहला देख लीजिए। पहला नंबर आपको कहा जा रहा है कि पत्तियों के संशोधन की वजह से होता है, या दूसरा नंबर कहता है कि तने के संशोधन की वजह से, या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि फूल के संशोधन की वजह से, या चौथा कहता है कि कली के संशोधन की वजह से। दोस्त किसकी संशोधन की वजह से कैक्टस में कांटे होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त, ये फर्स्ट नंबर पत्ती के संशोधन की वजह से। पत्ती के संशोधन की वजह से यानी पत्ती जो होता है वो कांटे में परिवर्तन हो जाता है पत्तियों की वजह से। पत्ती ही क्या करता है कि कांटे का रूप ले लेता है कैक्टस में। अब कैक्टस में ये कांटे के रूप इसलिए ले लेता है जान लीजिए क्योंकि बाष्पोत्सर्जन कम हो, और जैसे ही बाष्पोत्सर्जन कम होगा पौधे में, वैसे ही पानी की मात्रा क्या होगा कि पौधे में बना हुआ रहेगा। तो पौधे में पानी की मात्रा बना रहे, इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्र में या शुष्क क्षेत्र में कहिए कि कैक्टस में पत्ते जो होते हैं वो कांटे का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये चीजें कहा जा रहा है कि नारियल का खाने योग्य भाग
होता कौन सा है, हम नारियल का कौन सा भाग खाते हैं। पहला देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है कि एक्सकॉर्प भाग खाते हैं, एक्सोकॉर्प भाग खाते हैं, या दूसरा नंबर आपको कहता है कि एंडोकॉर्प भाग खाते हैं, या तीसरा नंबर कहा जा रहा है कि एंडोस्पर्म भाग खाते हैं, या चौथा नंबर एपिकार्प भाग खाते हैं। दोस्त, नारियल का हम आखिर कौन सा भाग खाते हैं, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर आपको हम बताते हैं, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? एंडोस्पर्म भाग। नारियल का कौन सा भाग कहते हैं? एंडोस्पर्म भाग होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे जो है पूछे जाएंगे, जैसे कि नाशपाती हो गया, सेब हो गया, उस सब का भी खाने योग्य भाग पूछा जाता है। नाशपाती सेब ये सब का जो होता है ना दोस्त, उसका सूजा हुआ भाग जो है थैलेमस वाला भाग हम लोग खाते हैं। केला हो गया, केला का क्या होता है? फूल का अंडाशय वाला भाग खाते हैं, वही तो फूल धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है फल में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक कह रहा है इसमें कि 3 जनन परतों से उत्पन्न होती है। जी हाँ, 3 जनन परतों से उत्पन्न होती है, इसमें से कौन सा उत्तक? पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है कि संयोजी उत्तक, ये हो सकता है, या दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि उपकला उत्तक, या तीसरा नंबर कहा जा रहा है कि मांसपेशी उत्तक, या चौथा नंबर तंत्रिका उत्तक दे दिया। दोस्त, कौन सा इसमें उत्तक है जो 3 उत्तकों से मिलकर के बनता है, या 3 उत्तकों से बनने के बाद उसका निर्माण होता है? ध्यान रखिएगा, आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, ये सेकेंड नंबर मेरा होगा। क्या? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक जो होता है 3 जो है उत्तकों से मिलकर के बना होता है। किस किस से मिलकर बनता है जरा जान लीजिए ये भी चीजें। एक्टोडर्म्स, ठीक है, एक तो एक्टोडर्म्स होता है, एक मेसोडर्म होता है, एक जो एंडोडर्म होता है। ये 3 चीजें मिलकर के क्या होता है कि उपकला उत्तक का निर्माण होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि केचुए के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन, मतलब केचुआ जो भोजन ग्रहण करता है तो उसका सही मार्ग पहचानना है कि क्या है क्या नहीं। ध्यान रखिएगा, इसमें देख लीजिए क्या क्या है, तो आपको हम बता देते हैं क्या है क्या नहीं। देखिए, केचुआ कोई भी चीज है तो वो तो उसका जो है क्या होता है ना कि भोजन जो ग्रहण करता है, या उसका पाचन मार्ग जो शुरू होता है, कहां से शुरू हो जाता है? मुंह से ही होता है। पहले तो जान लीजिए, तो सब में मुंह तो दिया हुआ है ही, मुंह से शुरू होता है। अंत कहां पे होता है ये जान लीजिए। अंत जो केचुआ में होता है वो होता है गिजार्ड में। किसमें अंत होता है? गिजार्ड में। मुंह से शुरू होता है, गिजार्ड में खत्म होता है। तो गिजार्ड देखिएगा अंत में कौन कौन है, तो एक फर्स्ट में है, एक सेकेंड में गिजार्ड है, 2 में है, बाकी इसमें गिजार्ड और लास्ट में नहीं दिया है। अब जान लीजिए इसमें हमको, अब ये फर्स्ट और लास्ट तो हम पकड़ लिए कि ये फर्स्ट एंड लास्ट उसका हो जाएगा। अब बीच में 2 चीजें बचता है, एक तो ग्रसनी बचता है, एक ग्रासनली बचता है। तो पहले ग्रसनी आता है या ग्रासनली आता है, ये हमको जानना है। तो जान लीजिए कि मुंह के बाद जो होता है वो ग्रसनी आता है, फिर ग्रासनली आता है, फिर गिजार्ड आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, पहला पकड़ लीजिएगा, लास्ट पकड़ लीजिएगा, पहले ग्रसनी आएगा, फिर जो है ग्रासनली आएगा। ऐसे पकड़ के क्या कर सकते हैं कि आप इसको ऑप्शन करेक्ट मार सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है दोस्त कि जाइलम में किस प्रकार का परिवहन मौजूद होता है। जी हाँ, जाइलम आप जानते होइएगा, जाइलम संवहनीय उत्तक होता है। संवहन उत्तक 2 तरह के होते हैं, एक तो जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। बार बार इस चीज को हम बता रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और आते भी है क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए आपको बता रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम को बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। देखिए, जाइलम कहता है इसमें कि किस प्रकार का परिवहन होता है। तो पहला देख लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर आपको हम पूरी तरह से बता देते हैं। पहला देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है कि इसमें कोई परिवहन न होता है। ये तो बिल्कुल गलत है, परिवहन होता है क्योंकि संवहनीय उत्तक होता है, परिवहन का काम करता ही है। दूसरा नंबर कहता है कि एक दिशीय होता है। तीसरा नंबर कहता है कि द्विदिशीय होता है। चौथा नंबर कह रहा है कि बहुदिशीय होता है। बहुदिशीय मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में ले जा सकता है। द्विदिशीय मतलब 2 डायरेक्शन में ले जाएगा। एक दिशीय मतलब एक ही डायरेक्शन में ले जाएगा। तो जाइलम मतलब किस प्रकार का परिवहन करता है, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक दिशीय, एक ही डायरेक्शन में सिर्फ काम करता है जाइलम। कैसे काम करता है जाइलम आपको पता होना चाहिए। ज से जाइलम और ज से जल होता है। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें। जाइलम क्या करता है कि जल और खनिज लवण को पूरे पौधे में ले जाने का काम करता है। तो जल और खनिज लवण लाएगा कहां से? शीर्ष से, तब पौधे के शीर्ष से तो लेकर के नहीं आएगा। कहां से लेकर आएगा? जड़ से। तो हमेशा जड़ से ऊपर जाने का काम करता है, ऊपर से नीचे नहीं लाता है। हमेशा जड़ से ऊपर पानी और खनिज लवण को फेंकने का काम करता है, ले जाने का काम करता है पूरे पौधे में। ऊपर से कभी नीचे नहीं आता है, या किसी भी टहनी उहनी से नीचे नहीं आता है। एक ही डायरेक्शन में ऊपर, और ऊपर के बाद जो है दाएं बाएं जितने भी टहनी होते हैं सब में छितराते हुए चल जाता है, फैलते हुए चल जाता है एक ही डायरेक्शन में ऊपर की ओर। ध्यान रखिएगा। लेकिन वही अगर हम फ्लोएम की बात कर ले तो फ्लोएम द्विदिशीय या
क्या हो सकता है कि बहुदिशीय हो सकता है, क्योंकि संवहन ऊतक दो तरह का होता है, एक जाइलम, एक फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है कि फूड यानी कि भोजन ले जाने का काम करता है, आपको कई बार बता चुके हैं ये चीजें। तो पत्ते जो भोजन तैयार करते हैं, तो फ्लोएम क्या करता है, पत्ते से भोजन लेकर के ऊपर भी पहुंचाता है, नीचे भी पहुंचाता है। पत्ते ऊपर भी रहते हैं, नीचे भी रहते हैं, तो जहां जहां खाना बनता है वहां से फ्लोएम जो ऊपर नीचे टहनियों तक के ले जाने का काम करता है। या तो द्विदिशीय होता है फ्लोएम, या तो बहुदिशीय कहिए उसको, दोनों तरह का काम करता है। लेकिन जाइलम ही एक है जो एक दिशीय काम करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, पूछे जाते हैं सवाल जाइलम और फ्लोएम से। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। यह है अपना 20वां क्वेश्चन जो लास्ट है। ठीक है, अग्नाशय कहता है कि अग्नाशय का कौन सा भाग जो है हार्मोन जो है उत्पन्न करता है, हार्मोन रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, वैसे जान लीजिए कि अग्नाशय जो होता है वो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों होता है। ये फर्स्ट और जो है क्या है, थर्ड, ये दोनों होता है। लेकिन ये दोनों में कोई एक ही है जो क्या करता है कि हार्मोन रिलीज करने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, कोई एक ही करता है, इसमें अंतःस्रावी करे या तो बाह्य स्रावी करे, आखिर करता कौन है, ध्यान रखिएगा। आपको हम बताते हैं, ये फर्स्ट नंबर अंतःस्रावी जो होता है वो हार्मोन रिलीज करने का काम करता है अग्नाशय में। अब जान लीजिए कि कौन सा हार्मोन आखिर जो है अंतःस्रावी हार्मोन रिलीज करता है, और बाह्य स्रावी जो होता है वो क्या रिलीज करता है, ये भी जान लीजिए। दोनों आपको हम बता देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपको हम बताते हैं कि ये अंतःस्रावी जो होता है, जो आपका अग्नाशय में पाया जाता है, वो इंसुलिन और ग्लाइकोगन और इंसुलिन दो चीज जो है क्या करता है कि अस्त्रावित करता है। आपको कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछ देगा कि इंसुलिन कहां से अस्त्रावित होता है, तो अग्नाशय मार दीजिएगा। या कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अग्नाशय क्या कौन सा हार्मोन जो रिलीज करता है, तो ध्यान रखिएगा आप जो है इंसुलिन और ग्लाइकोगोन दोनों याद रखिएगा, दोनों हार्मोन रिलीज करता है, एक हार्मोन नहीं। ऐसे सब याद रखते सिर्फ इंसुलिन को, ग्लाइकोगोन को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दो चीज है क्या होता है कि अंतःस्रावी से रिलीज होता है। अब जान लीजिए कि ये जो थर्ड नंबर आपका बाह्य स्रावी है, तो ये बाह्य स्रावी जो है अग्नाशय से क्या रिलीज करता है, तो ध्यान रखिएगा अग्नाशय जो रस होता है उसको रिलीज करने का काम करता है। दूसरी नंबर एंजाइम को भी क्या करता है कि रिलीज करने का काम करता है। ये हार्मोन रिलीज नहीं करता, अग्नाशय रस और उसमें एंजाइम जो होता है उसको रिलीज करने का काम करता है। तो ये जो अग्नाशय जो होता है वो दो तरह के होते हैं, अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी, दोनों तरह का काम करता है। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको वहां पे सारा पीडीएफ मिल जाएगा। पिछले जितना भी पढ़ा है उस सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेस्ट देना है, टेस्ट के लिए भी एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया हुआ है, जाकर के डाउनलोड करके टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, कल से एक्टिव रहेगा न्यू 60 नंबर टेस्ट। अभी 59 चल रहा था जो 7 बजे बंद हो गई है, अब कल 7 बजे फिर से एक्टिव होगी 60, टेस्ट नंबर 60। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्या करते हैं कि इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। अगर लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा चैनल। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।